गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू संजय इंग्लिश एकेडमी। फिर एक नए टॉपिक के साथ मैं आपके पास आया हूँ। ये टॉपिक है हिस्ट्री का, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड द कॉलोनिज्म। ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या है? बच्चे मोस्टली डरते हैं हिस्ट्री को पढ़ने पे। वो कहते हैं सर डेट्स याद नहीं हो रही सर, हिस्ट्री बहुत ही लंबा सब्जेक्ट है सर, इट्स अ बोरिंग सब्जेक्ट सर, इसमें कुछ समझ नहीं आता। बेटा हिस्ट्री तो सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। हिस्ट्री में तो हमें अपने पूर्वजों के बारे में पढ़ने को मिलता है। और आज हिस्ट्री में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन व कॉलोनिज्म। वर्ड समझाऊंगा ये कॉलोनिज्म क्या होता है बेटा। आपके आसपास हम कहते हैं ये कॉलोनी है। यहाँ मैं कौन सी कॉलोनी में रहता हूँ? मैं शिवाजी कॉलोनी में रहता हूँ, मैं इस कॉलोनी में रहता हूँ, उस कॉलोनी। ये अंग्रेजों के दिया हुआ वर्ड है बेटा, कॉलोनिज्म अंग्रेजों का दिया हुआ वर्ड। ये कॉलोनिज्म का मतलब क्या होता था? अंग्रेज कॉलोनी बनाते थे, अपना एरिया बनाते थे, किसी देश को कैप्चर करते थे, वहां अपने बिजनेस को करते थे, उन्हें कॉलोनी कहते थे। कॉलोनी मीन्स जहां पर समाज के लोग रहते हैं। कॉलोनी वर्ड कॉलोनिज्म से आया है, हमें अंग्रेजों ने दिया है ये वर्ड। तो अभी हम पढ़ते हैं इस टॉपिक को, बहुत इंटरेस्ट आएगा इस टॉपिक को पढ़ने में। तो टॉपिक है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या है? औद्योगिक क्रांति। यूरोप के देशों में औद्योगिक क्रांति शुरू हो गई थी। वहां पे भाप के इंजन बनने शुरू हो गए, वहां मशीनों से काम होना शुरू हो गया। स्टिल हमारे इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं था। हमारे यहाँ क्या होता था? कपड़ा बुना जाता था हाथ से, कपड़ा बनने में काफी समय लग जाता था। तो अब ये जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होता है, मतलब एक प्रोडक्ट मैं बना रहा हूं इंडिया में और इंग्लैंड 100 प्रोडक्ट बना रहा है, तब उसको खपत के लिए जगह भी तो चाहिए, सामान बिकेगा कहाँ? तब ये जो इंडस्ट्रीज बढ़ रही थी बिजनेस के लिए, अब उन्हें बाहर के देशों में जाना पड़ रहा था। तो वो रानी के पास गए, उन्होंने कहा कि हमारे पास सामान तो बहुत हो गया, अब हम इसे बेचे कहाँ? तो रानी ने कहा गो टू द अनदर कंट्रीज एंड फाउंड आउट द बिजनेस अपॉर्चुनिटीज देयर। बिजनेस के मौके ढूंढिएगा दूसरे देशों में जाके। पुर्तगाली निकले, डच जिनको कहते हैं, पुर्तगाली निकले, अंग्रेज निकले पूरी दुनिया को ढूंढने के लिए, बिजनेस करने के लिए। हमारा बिजनेस होता था बाहर के देशों के साथ। पहले हमारा स्पाइसेस का बिजनेस होता था और हम सिल्क रूट से चाइना के थ्रू पर्शिया होते हुए, जिसे आज बगदाद कहते हैं, इराक का पुराना नाम क्या था? पर्शिया। इराक होते हुए हम यूरोपियन कंट्रीज में जाते थे और हम मसाले बेचते थे और हमारे मसालों की डिमांड बहुत ज्यादा थी। और आप मानेंगे एक समय ऐसा था जो हमारा रेशम, हमारे मसालों के वहां बहुत अधिक डिमांड रहती थी। और हमारे इंडियंस कहते थे नहीं, हमें आपसे बिजनेस नहीं करना, आपके पास तो कुछ है ही नहीं, हमारे मसाले बेस्ट है, हमारा सामान बेस्ट है। अंग्रेजों को ये चीजें महंगी नजर आती थी, हमारे इंडिया की चीजें महंगी नजर आती थी। देखिए कितने स्ट्रॉन्ग थे हम उस टाइम में। बिजनेस, पुरानी कहानियां पढ़ते हैं ना, ऊंट पे जाकर लोग बिजनेस करने जाते थे, 4-4 महीने 5-5 महीने जाते थे, कारवा जाता था बिजनेस करने के लिए और कई महीनों में वापिस आता था। है ना इंटरेस्टिंग? हिस्ट्री है इंटरेस्टिंग, समझना है। हमारे बाहर के लोग हमारे यहाँ आते थे विजिट करने इंडिया में। फायान आया, बहुत से लोग आए हमारे, इबन बतूता आया इंडिया के अंदर और इन्होंने हमारे राजाओं के बारे में लिखा, बुक्स लिखी। आज हमें जितने भी नॉलेज है इन लोगों के थ्रू मिलती है कि इन्होंने कब कौन से टाइम में इंडिया में विजिट किया था। तो ये चीज चल रही है, बहुत पुरानी चल रही थी। अब सिल्क रूट बंद हुआ है, चाइना के रास्ते अब बिजनेस होना बंद हुआ है, नहीं तो ये सिल्क रूट ओपन था। तो अब बात भी होती है कि सिल्क रूट को ओपन किया जाए, ओपन किया जाए, ओपन किया जाए। तो अब हम बात करें कि ये जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में कैसे हुआ। ये अंग्रेजों ने इंडस्ट्रीज रेवोल्यूशन, जब सामान बना बड़ा, उन यूनिट्स को बेचा कहाँ जाए, ये सारे ढूंढने निकले पूरी दुनिया में। इंडिया को कैप्चर किया, इसे कॉलोनिज्म बनाया गया, इसे कॉलोनी बनाई गई। अंग्रेजों ने इंग्लैंड में कई एरियाज को कैप्चर किया, युगांडा को कैप्चर किया। इसी तरीके से डचों ने किस एरिया को कैप्चर किया? गोवा। गोवा पुर्तगालियों के अधीन था, गोवा, आपको पता है। और भारत आजाद होने के बाद 1947 के बाद हमने 1965 के अंदर गोवा को इंडिया के साथ जोड़ा। Still there was the part of the
पुर्तगालियों का वो एक पार्ट था। तो ये जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब ये हुआ तो ये सारी चीजों से बेनिफिट भी हुआ और नुकसान भी हुआ। अब देखते हैं बेनिफिट क्या हुआ। बेनिफिट ये हुआ कि मशीनें आनी शुरू हो गई, वर्क होना आसान हो गया। लेकिन अंग्रेजों ने इसका गलत फायदा उठाया। जब अंग्रेजों ने हिंदुस्तान पर कब्जा किया, सबसे पहले बेटा ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। अंग्रेजों की फौज नहीं आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी 1600 ईस्वी के अंदर, जो बिजनेस करने के लिए आए थे। उन्होंने हमारे राजाओं को गिफ्ट दिए और परमिशन मांगी बिजनेस करने की, और हमारे राजाओं ने परमिशन दे दी। और यही से सबसे बड़ी गलती शुरू हुई। क्या शुरू हुई गलती बेटा? हमारे उस टाइम में 266 राजा थे, 266 किंग्स वी वर इन इंडिया, जो आपस में लड़ते थे। अंग्रेजों ने इसका नाजायज फायदा उठाया। आए तो थे वो बिजनेस करने, बिजनेस कर भी रहे थे, और धीरे धीरे वो पूरे इंडिया के ऊपर बंगाल से उन्होंने शुरू किया। अंग्रेज बेटा सबसे पहले बंगाल आए थे, बंगाल से उन्होंने अपने बिजनेस को शुरू किया। आप पढ़ेंगे, अगर मैं आपको एक मैप के बारे में बताऊंगा कि आप कभी भी देखिएगा, अगर हम इंडिया के मैप की बात करते हैं बेटा, तो वी आर टॉकिंग अबाउट द इंडियन मैप। अंग्रेज यहां से शुरू हुए थे और लास्टली दिल्ली में जाके इन्होंने खत्म किया था। दिल्ली पे कब्जा इनका लास्ट हुआ था, और बाकी कुछ स्टेट्स जो हमारी राजस्थान हो गई, ठीक है बेटा, राजस्थान स्टेट, इसे प्रिंसेस स्टेट्स कहा जाता था, इन्होंने इसको छोड़ दिया। मतलब ऐसा नहीं कि इनसे पैसा नहीं लिया, इनसे पैसा लिया, लगान की फॉर्म में लिया इनसे पैसा। इन राजाओं को कहा अंग्रेजों ने इन राजाओं को ये कहा, इसको मैं बेटा थोड़ा सा इस वर्ड को इधर कर देता हूं ताकि आप बेटर समझ सके। हम इस पे डिस्कस कर रहे हैं बेटा इस पॉइंट्स के ऊपर। इस वर्ड्स को मैं थोड़ा सा इधर ले जाता हूं, उपनिवेशवाद का, और अभी हम पढ़ेंगे यहां पे उपनिवेशवाद। अब आप यहाँ पे एक टॉपिक देखिएगा, मैंने यहाँ पे बांग्लादेश नहीं बनाया, इसका भी एक रीजन बताऊंगा। वी आर टॉकिंग अबाउट कि जब हमने बात की इस उपनिवेशवाद की, कोलोनिज्म, अब ये जो चीजें आई, अंग्रेजों ने यहां से शुरू किया बेटा बंगाल से, और दिल्ली में आके लास्टली 1947, तो यहां पर जब सारा स्ट्रगल सब कुछ, एक 1857 की क्रांति हुई और दिल्ली यहाँ पे आजाद हुआ 1947 में, तो हमारे स्ट्रगल का केंद्र बना रहा अंग्रेजों के साथ, और दिल्ली के साथ वो वर्कआउट कर रहे थे। और दिल्ली के बहादुर शाह जफर को हमारे देश के लोगों ने अपना लास्ट राजा माना, और उन्हें ये कहा कि हम आपके अंडर अंग्रेजों के साथ स्ट्रगल करेंगे। लेकिन महाराजा को पकड़ लिया गया और उन्हें रंगून, जिसे अब बर्मा कहते हैं, बर्मा भेज दिया गया, और जहां उनकी डेथ होगी और उनके 2 बेटों को मार दिया गया। तो बर्मा में उनको दफनाया गया है। बहादुर शाह जफर जी को, वो मोर देन द 100 ईयर्स थे जिसके अंडर हमारे लोगों ने अंग्रेजों के साथ संघर्ष किया। मैंने बांग्लादेश क्यों नहीं बनाया, इसका रीजन समझिए। बांग्लादेश बाद में बना है, अभी हम बात कर रहे हैं उपनिवेशवाद के साथ, ये सारी चीजों के साथ। तो अभी मैं समझाऊंगा क्यों बांग्लादेश बाद में बना, क्या कौन सी चीज है। जब ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब सारा चलता रहा और कॉलोनिज्म बन गई, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से हम क्या बन गए, कॉलोनिज्म, हम एक पार्ट बन गए, अंग्रेजों का एक पार्ट बन गए, हम बन गए कॉलोनी। वो इंडिया को एक कॉलोनी मानते थे। इन्होंने धीरे धीरे कैप्चर करना शुरू किया और राजस्थान के एरिया को छोड़ दिया, और यहाँ के राजाओं को कहा कि आप फ्रीली शासन करो, लेकिन आप हमें लगान देते रहो। तो डायरेक्टली अंग्रेज नहीं गए राजस्थान के राजाओं पर, डायरेक्ट कब्जा नहीं किया, लेकिन राजस्थान के लोग के राजा इन्हें लगान देते थे। अब इनका बाकी एरियाज के अंदर कब्जा था पूरे इंडिया के अंदर। तो जैसे आपको हिस्ट्री का पता है कि 1947 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। अब इसका कंसेप्ट समझो, 15 अगस्त 1947 को एक डेडलाइन दे दी गई राजाओं को। मैंने कहा 266 राजा थे, उन्हें डेडलाइन दे दी गई, आप भारत के साथ जुड़ेंगे या
पाकिस्तान के साथ, क्योंकि भारत का विभाजन हो गया था। अब भारत का विभाजन हुआ तो यहाँ पाकिस्तान बना और यहाँ पर ईस्ट पाकिस्तान बना। इसको जिसको आप बांग्लादेश कहते हैं ना, दैट इज द ईस्ट पाकिस्तान, वो ईस्ट पाकिस्तान कहलाया। अभी ईस्ट पाकिस्तान क्या था कि भाषा के हिसाब से, कल्चर के हिसाब से ये भी मुस्लिम बहुल एरिया था, ये भी मुस्लिम बहुल एरिया था, तो दोनों तरफ मुस्लिम ज्यादा थे, तो इसलिए ये पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान का एक पार्ट बन गया। तो पहले मैंने इसको क्यों नहीं डाला था यहाँ पे, क्योंकि तब हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात कर रहे थे, तो यह बंगाल का एक पार्ट हो जाता था यहाँ पे, तो इसलिए मैंने इसको नहीं डाला। 1947 के बाद जब ये ईस्ट और ये वेस्ट पाकिस्तान बने, तो सबसे बड़ी बात हुई कि 1971 में बांग्लादेश को आजादी मिली। किससे आजादी मिली? पाकिस्तान से। तो बांग्लादेश आजाद हो गया पाकिस्तान से और यहां पर एक नया देश उभर कर आया और ये बन गया हमारा बांग्लादेश। इससे हमारे बहुत अच्छे रिलेशन है बांग्लादेश के साथ। वी हैव द गुड रिलेशंस विद द बांग्लादेश। हमारे बांग्लादेश से बहुत अच्छे रिलेशंस है। अब बात करते हैं हम, ये जो कॉलोनिज्म है, ये कॉलोनिज्म को अंग्रेज धीरे धीरे बढ़ा रहे थे, इधर तो बढ़ा ही रहते, साथ में ये अफ्रीकन कंट्रीज में चले गए और युगांडा में भी चले गए। इन्होंने यहाँ पे भी एक कॉलोनी बना दी। और आपको बड़े फैक्ट की बात बताऊं, युगांडा में हमारे जो इंडियंस थे ना, उनको लेकर जा रहे थे अंग्रेज, क्योंकि युगांडा को भी डेवलप करना था। युगांडा को डेवलप करने में हमारे इंडियंस ने बहुत सहयोग दिया, क्योंकि इंडिया में तो रेलवे बिछ चुकी थी, अब युगांडा में उन्होंने रेलवे को बिछाया, तो हमारे इंडिया के लोगों ने सहयोग किया युगांडा को डेवलप करने में, और वहां पर हमारे इंडियंस रह गए। युगांडा भी इंडियंस के द्वारा डेवलप किया गया एक तरीके से। फिर फिजी बेटा एक ऐसी कंट्री है जहां से इंडियंस को ले जाया गया डेवलप करने के लिए। फिजी में बेटा शुगर बहुत होती है, गन्ने के खेत थे, तो वहां पर शुगर, चीनी मिलें लगाई गई। अंग्रेज हमारे इंडिया से लोगों को लेके गए और मोस्टली यूपी और बिहार से मोस्टली लोग गए थे फिजी में। इट्स अ वेरी फार अवे कंट्री फ्रॉम इंडिया, और आपको पता है उसे दूसरा इंडिया कहा जाता है। क्यों? कल्चर हमारा सेम कल्चर है, भाषा वहां पे भी हिंदी, फिजियन और हिंदी दो भाषाएं बोली जाती है। तो वहां पर भी उसे अगर आप जाएंगे तो आप ऐसे लिखेगा निक इंडिया, छोटा भारत, हमारे जैसे लोग सब। लेकिन ये लोग वापस नहीं आ पाए। रीजन पता है क्या था? रीजन ये था, अंग्रेज ले तो गए और ये बहुत दूर कंट्री थी, बहुत दूर एरिया था, तो इतने में भारत आजाद हो गया। अब भारत आजाद हो गया तो ये लोग वापस आ नहीं पाए, तो ये उसी कंट्री में रह गए और उन्होंने इस कंट्री को डेवलप किया। और आज फिजी में अगर मैं कहूं मोर देन 70% पीपल्स आर इंडियन, हमारे इंडियंस लोग हैं। तो वर्ल्ड में बहुत छाए हुए हैं इंडिया। सेनेगल में एक कंट्री है अफ्रीका में, वहां भी इंडियंस बहुत है। तंजानिया में भी आर द इंडियंस आर देयर। तो कॉलोनिज्म के बाद इंडिया के लोग भी पूरी दुनिया के अंदर फैल कर उन्हें डेवलपमेंट किया। और आपको पता है हमारे इंडिया में क्यों जाते हैं सबसे ज्यादा? इसका भी एक रीजन हो जाता है, हमारे इंडिया के ना माइंड पावर बहुत ज्यादा है। हमारे इंडियंस की लैंग्वेज सीख जाते हैं, हमारे इंडियन की कैपेसिटी है कोई 15 लैंग्वेज सीख सकते हैं। हमारे इंडियंस ना इंग्लिश बहुत अच्छी जानने लग गए थे, इंग्लिश बहुत जल्दी कैप्चर कर लेते थे। तो अंग्रेजों को ऐसे लोग चाहिए थे जो इंग्लिश समझ सके, लिख सके, तो उन्होंने हमारे इंडिया के अंदर एजुकेशन को बढ़ाया। और जो हमारे लोग एजुकेटेड हो गए तो वो अंग्रेजों के साथ वर्कआउट, ये रीच टू द अनदर कंट्रीज, वो दूसरे देशों में पहुंच गए। और आज नाम है ना दुनिया में भारतीयों का, इसीलिए नाम है क्योंकि चाइनीज बोलता है, यू डोंट हैव टू बी फ्रिक्वेंटली इंग्लिश, वो इंग्लिश में फ्रिक्वेंट नहीं है। जर्मन में जाएंगे, जर्मनी जाएंगे तो आपको जर्मन लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, वो इंग्लिश में वर्कआउट नहीं करती। फ्रांस में जाएंगे दे स्पीक द फ्रेंच, वो इंग्लिश में नहीं। लेकिन हमारे जो इंडियन का पर्सन होता है, इंडिया का पर्सन, वो इंग्लिश बोलता है, वहां की लैंग्वेज भी सीख लेता है। हमारा माइंड बहुत फास्ट है, हमारा माइंड बहुत फास्ट है। तो इसीलिए हमारे इंडियंस वर्ल्ड वाइड कैप्चर कर रहे हैं और वर्ल्ड वाइड बिजनेस में हैं और अच्छी पोस्ट पे भी हम इंडियंस हैं। तो बेटा लगा ना कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से, कॉलोनिज्म से आ गए, कॉलोनिज्म से देखो पूरे वर्ल्ड में छा गए हम लोग। तो जो भी टॉपिक होते हैं ना उसकी खूबसूरती होती है,
उसे डिफाइन करने की खूबसूरती होती है कि टॉपिक को समझाया कैसे जाता है। बेटा ऐसे वीडियोस देखने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए, मेरा यूट्यूब चैनल है संजय इंग्लिश एकेडमी दिल्ली। और बेटा आप मेरा इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं। आपको जैसे पता है मैंने 2 रेगुलर इंस्टीट्यूट स्टार्ट किए हैं, मलकागंज में और बुराड़ी के अंदर। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं बेटा। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8368172957। फिर आएंगे बेटा एक नए वीडियोस के साथ। थैंक यू एवरीवन।